गरीब ससुराल वालों की जादुई बहू। संजीत अपने माता पिता के साथ प्रियंका के घर पर बैठा होता है, जहां वह अपने रिश्ते की बात करने के लिए आया होता है। इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले मैं एक बार अपनी होने वाली पत्नी से मुलाकात करूँ और उससे बात करूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम हमारी बिटिया से बात करना चाहते हो तो जाओ, हमारी बिटिया उस कमरे में बैठी है, तुम जाकर वहां आराम से बात कर सकती हो। प्रकाश की बात सुनकर संजीत कमरे में चला जाता है, जिसके बाद वो वहां पर बैठी हुई प्रियंका को देखता है। उसे देखते ही वो बहुत खुश होता है, क्योंकि प्रियंका बहुत सुंदर होती है। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। ऐसा सोचने के बाद संजीत उससे कहता है, क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है तुम्हारे साथ? संजीत के ऐसा कहने पर प्रियंका अपनी गर्दन हिलाती है। चलो अच्छी बात है, क्या मैं तुम्हें पसंद आया हूँ? प्रियंका फिर से गर्दन हिलाती है। लगता है तुम मुझसे शर्मा रही हो। अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोल सकती हो। कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? प्रियंका फिर से अपनी गर्दन हिला देती है। लगता है कुछ ज्यादा ही शर्मीली है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ही तो लड़की मुझे चाहिए जो मेरे घर को संभाल सके और ज्यादा जवाब न दे। तभी अचानक से प्रियंका के सर से उसका पल्लू गिर जाता है और उसके सोने के जैसे सुनहरे बाल चमकने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, क्या सच में तुम्हारे सोने के सुनहरे बाल हैं? ये सुनते ही प्रियंका फटाफट अपने सर पर पल्लू रख लेती है, जिसके बाद संजीत बाहर आ जाता है और वो रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में संजीत और प्रियंका की शादी हो जाती है और संजीत अपनी पत्नी प्रियंका को अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू, अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा। कल्याणी के कहने पर उसकी बहू अंदर आ जाती है, जिसके बाद कल्याणी उससे कहती है, देखो बहू, हम लोग बहुत गरीब हैं, रसोई में तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिले उससे हम सभी के लिए मीठे में बनाकर ले आओ, ताकि तुम्हारी रसोई की रस्म पूरी हो जाए। कल्याणी के कहने पर उसकी बहू गर्दन हिलाती है और रसोई में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो रसोई का पर्दा लगा देती है और अंदर सभी के लिए मीठे में कुछ बनाना शुरू कर देती है। रसोई का पर्दा लगा हुआ देख कल्याणी अपने बेटे संजीत से कहती है, मैंने पहली बार किसी को पर्दा लगाते हुए खाना बनाते देखा है। आखिर बहू अंदर कर क्या रही है जो इतना समय लगा रही है? ओहो माँ, आप भी ना। अब वो बना रही है तो बनाने दीजिए। अगर आप इस तरह बहू के काम में ताका झांकी करेंगे तो उसे कैसा लगेगा? संजीत की बात मानकर कल्याणी पर्दा हटाकर देखती ही नहीं और चुपचाप जाकर एक तरफ बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद प्रियंका रसोई का पर्दा खोल देती है और बाहर अच्छे अच्छे पकवान लाकर रख देती है, जिसे देखकर कल्याणी हैरान रह जाती है। लेकिन इतने सारे बढ़िया बढ़िया पकवान, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। ये सारे पकवान आए कहाँ से घर में? इतना तो राशन भी नहीं था। अरे मैं तो कहता हूँ कल्याणी, आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अब सामने तुम्हारे इतना अच्छा अच्छा बढ़िया पकवान रखा है और तुम अभी भी गुठलियाँ गिनने में लगी हुई हो। कहा तो आपने बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि राशन कहाँ से आया और ये खाना बना कैसे। संजीत भी स्वादिष्ट खाना देखकर खाने लगता है, तो वहीं उसके पिता भी खाना खाने लगते हैं। उन दोनों को देख कल्याणी भी स्वादिष्ट खाना खाकर अपनी बहू की तारीफ करने लगती है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ओहो माँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहने के बाद संजीत वहां से चला जाता है, जिसके बाद कल्याणी इसी में उलझ कर रह जाती है। दूसरी तरफ प्रियंका किसी से कुछ भी कहती ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो हमेशा इसी प्रकार से सभी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती रहती। एक दिन कल्याणी एक प्लान बनाती है। आज रसोई में कुछ भी नहीं है, एक दाना तक नहीं है। देखती हूँ बहू कैसे बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। कुछ ही देर में प्रियंका रसोई में जाती है और रसोई का पर्दा लगा लेती है। जैसे ही वह रसोई में जाती है, कल्याणी पर्दे से हल्का सा झांक कर अंदर देखती है, जहां पर वह प्रियंका को अपने कुछ बालों को काटते हुए देखती है। जिसके बाद प्रियंका खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। कल्याणी उसका पीछा करती है। प्रियंका अपने बालों को सुनार की दुकान पर बेचकर उन पैसों से खाने का राशन लेकर आती है और वापस आकर रसोई में खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन उसके बाद कल्याणी के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये मेरी बहू है या फिर कोई एलियन?
कल्याणी की बहू के नॉर्मल हाथ अचानक से लंबे हाथ हो जाते हैं, तो वहीं उसकी जुबान छोटी से बहुत बड़ी हो जाती है और वह अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके और अपनी लंबी जुबान से खाना बना रही होती है। ये देखकर कल्याणी को वहीं चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब कल्याणी को होश आता है, कहाँ है मेरी जादुई बहू, कहाँ है? अरे ये रही। अरे कौन है तू, कहाँ से आई है और तेरे इतने लंबे लंबे हाथ और इतनी लंबी जुबान कैसे हो गई? तेरे सर पर तो सोने के बाल भी हैं। जैसे ही प्रियंका बोलती है, उसकी जुबान निकलकर लंबी हो जाती है और वो परिवार के सभी लोगों से कहती है, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई लड़की हूँ। मेरे सर पर सोने के बाल उगते हैं, मेरे हाथ अपने आप लंबे हो जाते हैं और मेरी जुबान तो पैदाइशी लंबी है। ये सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन भाभी, आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? मेरे माता पिता ने जिन्हें भी मेरे जादुई होने के बारे में बताया, उन्होंने मुझसे रिश्ता ही नहीं किया। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे मना किया था कि मैं किसी को इसके बारे में ना बताऊं। ऐसा कहकर प्रियंका रोने लगती है और प्रियंका की बातें सुनकर थोड़ी देर तो घर के सभी सदस्य सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन तभी संजीत कहता है, तुम्हारे लंबे हाथ और लंबी जुबान है तो क्या हुआ? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम जैसी भी हो मेरी पत्नी हो और मुझे तुम स्वीकार हो। ये सुनते ही कल्याणी को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हें एलियन बोल दिया था, जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। तुम जैसी भी हो मेरी बहू हो और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बहू, तुमने बताया नहीं तुम जादुई कैसे हो गई? क्योंकि मैं ग्रहण वाले दिन पैदा हुई थी। मेरा बचना नामुमकिन था, लेकिन मेरी माँ ने देवी माँ की पूजा की थी। देवी माँ प्रसन्न तो हुई थी, लेकिन मेरे ऊपर ग्रहण लग चुका था। उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया ताकि मैं इस जीवन को जी सकूं। प्रियंका की बात सुनकर घर के सभी सदस्य उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद प्रियंका अपने जादुई लंबे हाथ और जुबान से अपने घर के सारे काम करती है और यहाँ तक कि सोने के बालों की मदद से वह अपने गरीब ससुराल वालों की बहुत मदद करती है, जिसके चलते धीरे धीरे उसके घर के सभी परेशानियां ठीक हो जाती हैं और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। देखो माँ जी, आप बहू जैसी मर्जी ढूंढो, लेकिन बहू मेरे जैसी अमीर ही होनी चाहिए ताकि हमारा लेवल हमेशा एक समान रहे। अरे बहू तू चिंता मत कर, मैं अपनी बहू बहुत ही सोच समझ कर लेकर आऊंगी। जैसे तू अमीर है वैसे ही मैं छोटी बहू भी अमीर लेकर आऊंगी। तभी पंडित कहता है, ये लीजिए बहन जी, इस शहर में जितने भी अमीर हैं वो सभी लड़कियों की फोटो ये रही। आप इनमें से अपनी पसंद की बहू ढूंढ लीजिए, बाकी की बातें मैं आगे अपने आप बढ़ा दूंगा। पंडित से फोटो लेने के बाद लीलावती फोटो देखते हुए अपनी बहू दिव्या से कहती है, अरे बहू जा, जरा अपने दहेज में लाए हुए फ्रिज का थोड़ा सा ठंडा पानी तो लेकर आ। लीलावती के कहने पर दिव्या उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है, जिसके बाद ठंडा पानी पीकर एक लड़की लीलावती को पसंद आती है, तो दूसरी लड़की की फोटो दिव्या को पसंद आती है। दिव्या फोटो देखकर कहती है, देखिए माँ जी, ये लड़की बहुत ज्यादा ही अमीर है। मेरे हिसाब से तो यही लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए। अरे बहू ये देख, ये लड़की कितनी सुंदर और समझदार है और अमीर भी है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी लड़की होनी चाहिए जो अमीर के साथ साथ नौकरी चाकरी भी कर सके और दहेज में तेरी ही तरह अच्छी अच्छी चीज लेकर आ सके, जैसे कि दहेज में तू फ्रिज लेकर आई है। तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है। क्या बात चल रही है बहू और सास में? दोनों अपने हाथों की फोटो लेकर अर्जुन के सामने खड़ी हो जाती हैं। अजी आप ही समझाओ, इस लड़की के आगे माँ जी की लड़की पसंद की हुई फेल है। आपको कौन सी लड़की ज्यादा अच्छी लग रही है? अर्जुन अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच में फंस जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे ये क्या? लगता है दरवाजे पर कोई है। तुम दोनों अपनी बहस कंटिन्यू करो, मैं जरा देख कर आता हूँ दरवाजे पर कौन है। अर्जुन दरवाजा खोलते हुए अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो इस दरवाजे की खटखट ने मुझे बचा ही लिया। देखता हूँ कौन है दरवाजे पर। दरवाजा खोलते ही उसके सामने उसका छोटा भाई अनिल खड़ा होता है और उसके साथ एक शादी के जोड़े में थी लड़की भी खड़ी होती है। अरे अनिल, तेरे साथ ये लड़की कौन है और इसने शादी का जोड़ा क्यों पहना है? माँ, माँ, अरे दिव्या जल्दी बाहर आओ। अनिल के साथ खड़ी हुई सौम्या को देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद लीलावती अनिल से पूछती है,
अरे बेटा, ये सब क्या ड्रामा है? इस लड़की को जहाँ से लेकर आया है वहीं पर छोड़ा। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी और सुंदर लड़कियां पसंद की हैं, और वो अमीर भी है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं रह भी नहीं सकता। इसलिए मैं शादी करके उसे इस घर में लेकर आया हूँ। मुझे पता था आपको मेरी शादी स्वीकार नहीं होगी, इसलिए बिना बताए ही शादी कर ली। वाह बेटे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुझे जरा भी अंदाजा है कि तू क्या बकवास करे जा रहा है? देख, मैं तुझे प्यार और प्रेम से समझा रही हूँ। अभी के अभी इस लड़की को इसके घर छोड़ा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सौम्या, मुझे पता था कि माँ तुम्हारे और मेरे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। चलो, हम इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। अपने बेटे को जाते हुए देख लीलावती से रहा नहीं जाता और वो अपनी ममता के चलते उसे रोक लेती है। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? ये घर तेरा है और तू इस घर को छोड़कर जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे तेरे साथ ये लड़की स्वीकार है। लीलावती अपने बेटे के सामने अपनी छोटी बहू को स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ ही देर में अनिल अपनी पत्नी सौम्या को लेकर कमरे में चला जाता है। अजी, हमारी शादी के फैसले से घर के सभी सदस्य परेशान हैं। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। अनिल के कहने पर सौम्या शांत हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब सवेरा होता है, अनिल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन ऑफिस जाते ही लीलावती सौम्या के पास आती है और कहती है, अरे क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नई बहू को जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और उसे घर के काम भी करने चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं अभी घर के सारे काम कर लेती हूँ। लीलावती और उसकी बड़ी बहू दिव्या दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सौम्या गर्मी में घर के सारे काम करती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है! ऊपर से यहाँ आंगन में कड़ी धूप लग रही है। सारे काम करने के बाद अपने लिए थोड़ा सा नींबू पानी बना लूंगी और फ्रिज से ठंडी ठंडी बर्फ भी निकाल लूंगी। सौम्या ऐसा सोचकर घर के सारे काम खत्म करने के बाद फ्रिज खोलकर उसके अंदर से ठंडी ठंडी बर्फ लेती है, जिसके बाद वो उससे नींबू पानी बनाती है और वहां खड़ी होकर पीने लगती है। तभी वहां पर दिव्या आती है और उसके गिलास में अचानक से अपना हाथ मारती है, जिसके चलते गिलास नीचे जमीन पर गिर जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रिज को हाथ लगाने की? अरे क्या तुम्हें नहीं पता कि ये फ्रिज मेरा है? आप ये कैसी बातें कर रही हो जेठानी जी? फ्रिज आपका है तो क्या हुआ, इसका इस्तेमाल तो घर में सभी लोग कर सकते हैं। तेरे बाप का राज है क्या जो ऐसे बोल रही है? अरे ये फ्रिज मेरे दहेज में आया है, ना कि तेरे। तुम जैसे फकीरों को तो घर के नौकर भी न रखूं मैं। पता नहीं कहां से उठकर इस घर में चली आई है। आइंदा मेरे फ्रिज को हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगी। दिव्या ऐसे कहकर गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सौम्या बहुत मायूस हो जाती है। ऐसा उसके साथ हमेशा होता रहता। घर के सभी सदस्य फ्रिज का ठंडा पानी पीते, लेकिन ना तो उसकी सास उसे फ्रिज का ठंडा पानी पीने देती और ना ही दिव्या। इसी के चलते अब घर के सारे काम बेचारी सौम्या ही करती रहती, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या किसी भी काम को हाथ न लगाती और सारा दिन अपने कमरे में ही रहती। एक दिन दूसरे गांव से लीलावती की 2 बहनें उससे मिलने आती हैं। अरे बहना, कितनी गर्मी है, हम तो तेरे घर पर आते आते आधे हो गए, गला भी बिल्कुल सूख गया है। पहले तो हमें कुछ ठंडा पानी पीने के लिए दो, उसके बाद हम तुमसे खूब सारी बातें करेंगे बहन। अपनी दोनों बहनों के मुंह से ये बातें सुनते ही लीलावती सौम्या को फ्रिज के अंदर से जूस निकाल कर देने को कहती है। थोड़ी ही देर में सौम्या फ्रिज में लगाया हुआ ठंडा ठंडा जूस लाकर सरस्वती और शारदा को दे देती है। तेरी छोटी बहू तो बहुत ही संस्कारी और समझदार लग रही है। चलो अच्छा है, घर को समझने वाली भी आ गई। तभी दिव्या फ्रिज की तरफ जाती है और फ्रिज के अंदर से अपना जूस गायब देख गुस्से में आ जाती है। जैसे ही वो शारदा और सरस्वती को जूस पीते हुए देखती है तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये सब क्या चल रहा है? ये जूस मेरे बिना पूछे किसने निकाला फ्रिज से? हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरे हिस्से का जूस पीने की? अरे बहू, ये क्या लहजा है अपनी सास की बहन से बात करने का? तुम सभी अपनी औकात में रहो। तुम लोगों के बस की एक फ्रिज खरीदना भी नहीं है और तुम्हें रईसों वाले ठाट चाहिए। लीलावती को बहुत बुरा लगता है।
मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे अपने सर पर बिठाया, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू, एक काम करना, जिस अमीरी के घर से तू इस घर में आई है, अपना सामान पैक करके उसी घर में लौट जाना। लीलावती के कड़वे बोल सुनते ही दिव्या की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो अपनी सास के साथ साथ उसकी दोनों बहनों से भी माफी मांगती है। उस दिन लीलावती को अपनी छोटी बहू की अहमियत पता चलती है। माफ करना बहू, मैंने तुम्हारे साथ कितने अत्याचार किए, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, और जिसे मैंने सर पर चढ़ाया उसने मुझे 1 मिनट में जलील कर दिया। मेरी जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए मुझे माफ कर देना बहू। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ और आपका हक है। आप मुझे कुछ भी कह सकती हो, मुझे किसी बात का भी बुरा नहीं लगेगा। सौम्या की अक्ल और समझदारी देखकर सरस्वती, शारदा और लीलावती तीनों ही बहुत खुश होती हैं और उसे आशीर्वाद दे देती हैं। उस दिन के बाद से दिव्या अपने अंदर सुधार लेकर आती है। अब उसके अंदर का घमंड हमेशा के लिए निकल जाता है और वो सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।